आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। सात और 8 अंक वाली बड़ी संख्याएं हमें कई जगहों पर उपयोगी सिद्ध होती है, जैसे किसी शहर की जनसंख्या व्यक्त करने के लिए या किसी देश का कुल भूभाग व्यक्त करने के लिए या फिर बैंकों से लेन देन का व्यवहार व्यक्त करने के लिए इत्यादि। हमने 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए एक मजेदार पैटर्न बनाया था। अब आइए इनसे बड़ी संख्याओं को सीखने की शुरुआत इसी पैटर्न को बढ़ाते हुए करें। अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ 1 मिलाए तो हमें प्राप्त होगी 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 लाख, और इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाकर 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ भी प्राप्त की जा सकती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए हमने कुछ सूचकों का प्रयोग किया था। अगर इसमें एक और अंक बढ़ाएं तो हमें 7 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह एक और अंक बढ़ाने से हमें 8 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इन अंकों के लिए अब हमें 10 लाखों यानी 10 lakhs और करोड़ों यानी करोड़्स के सूचकों की भी जरूरत होगी। स्थान पर निर्भर अंक के मान को स्थानीय मान कहा जाता है, यह आपको ज्ञात होगा। क्या आप इस 3 का स्थानीय मान पता कर सकते हैं? विचार करें। करोड़ के स्थान पर होने के कारण 3 का स्थानीय मान होगा 3 करोड़, 2 का स्थानीय मान होगा 20 लाख। इसी प्रकार बाकी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समझ से हम संख्या का संख्या नाम लिख सकते हैं 3 करोड़ 27 लाख 56 हजार 423। इसी प्रकार संख्या का प्रसारित रूप इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस रूप से हम यह पता कर सकते हैं कि इस संख्या में 3 1 करोड़ के समूह है, 2 10 लाख के समूह है, इसी प्रकार 7 1 लाख के, 5 10,000 के, 6 1000 के, 4 100 के, 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यह कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए। यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठक में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। दी हुई संख्या के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम देकर इसका संख्या नाम ज्ञात करें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 2 अंक बाद लाखों को प्रदर्शित करने के लिए और फिर 2 अंक बाद करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 2 करोड़ 43 लाख 56 हजार 655। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 3 अंक बाद मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 24,356,655। आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं और साधारण गलतियों को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। क्या 1 मिलियन और 1 लाख समान है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि 1 मिलियन और 1 लाख समान ही होते हैं।
यह एक गलत समझ है। इसे दूर करने के लिए अंकों में व्यक्त करें। 1 मिलियन इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग होता है। आइए इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करें। ऐसा करने पर हमें 10 लाख संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, न कि 1 लाख के। ऐसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को अच्छे से समझना जरूरी होता है। दो संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय कई बार उचित स्थानों पर नहीं लिखा जाता। इससे हल गलत बनता है। अंकों को उनके स्तंभों में रखकर समान स्थानीय मान वाले अंकों पर ही संक्रिया की जाती है और इससे जवाब सही प्राप्त होता है। कई बार गुणा करते समय स्थानीय मानों के लिए रखे जाने वाले शून्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी गलतियां स्थानीय मान को न समझने के कारण उत्पन्न होती है। इस वीडियो में आज हमने देखी 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे आकलन यानी एस्टिमेशन और सन्निकटन यानी एप्रोक्सीमेशन। कई स्थितियों में हम चीजों की गिनती कर संख्या पता करते हैं। इसी तरह कई स्थितियों में हम किसी नियम के समझ से संख्या पता करते हैं। वे सभी संख्याएं जो गणना करके या किसी नियम के आधार पर पता की जा सकती है, पूर्णतया सटीक संख्याएं यानी एग्जैक्ट नंबर्स होती है। कई स्थितियों में हमें ठीक संख्या नहीं पता होती। ऐसे समय हम एक मोटा अनुमान यानी रफ एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे आने वाले मेहमानों की संख्या, खेत की बुआई के लिए आवश्यक बीज, बुआई के लिए लगने वाला समय इत्यादि। किसी संख्या का मोटा या कच्चा अनुमान यानी रफ गेस कहलाता है आकलन यानी एस्टिमेशन। क्या परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका अनुमान भी आकलन ही है? सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। सोचने पर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका अनुमान भी आकलन यानी एस्टिमेशन ही है। इसी तरह व्यवहारिक जीवन में हम कई बार संख्या से मिलती जुलती आसान संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे भले ही आप घर पर 9:03 पर आए हो, लेकिन किसी को बताने के लिए 9 ही बताते हो। किसी गांव और शहर में दूरी भले ही 2 किलोमीटर 115 मीटर हो, लेकिन बताते समय 2 किलोमीटर ही बताते हो। इस तरह से किसी संख्या को उसके निकटतम संख्या के रूप में व्यक्त करना सन्निकटन यानी एप्रोक्सीमेशन कहलाता है। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे पाएंगे? विचार करें। आइए अब समझे सन्निकटन कैसे किया जाता है। इसे हम निकटतम दहाई तक आकलन से समझेंगे। निकटतम दहाई तक आकलन करते समय अंतिम अंक पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 4 तक कोई संख्या बनाता है, जैसे यहाँ 2, तो यह संख्या 10 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर आकलन करें। अगर यह अंक 6 से 9 तक कोई संख्या बनाते हैं, जैसे यहाँ 8, तो यह संख्या 0 की तुलना में 10 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर अंतिम अंक 5 हो, जैसे 15 में, तो आमतौर पर दी संख्या का आने वाला दहाई में ही आकलन किया जाता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 रखकर और दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाकर। तो इस तरह से आज हमने सीखा आकलन और सन्निकटन। अगले वीडियो में इसे हम उदाहरणों में विस्तार से सीखेंगे। आज हम देखेंगे संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और 1000 तक सन्निकटन यानी एप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण।
निम्नलिखित संख्याओं का सैकड़े और हजार तक सन्निकटन करें। निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन करते समय अंतिम 2 अंकों पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 49 तक कोई संख्या बनाते हैं तो यह संख्या 100 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इनके स्थान पर 0 लिखकर सन्निकटन करें। इसी तरह निकटतम 1000 तक सन्निकटन करते समय अंतिम 3 अंकों पर विचार करें। 1 से 499 तक संख्या बनती होगी तो इनकी जगह 0 लिखें और 500 से 999 तक संख्या बनती होगी तो इनके स्थान पर 0 रखकर 1000 का अंक 1 से बढ़ाएं। अगला उदाहरण, रमन को अपने शिक्षक के लिए एक उपहार खरीदना है। उपहार का मूल्य है 215 रुपए। उसके पास 164 रुपए है। अगर उसके पापा उसे 57 रुपए देते हैं तो क्या उसके पास उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि हो जाएगी? आकलन से पता कीजिए। रमन के पैसों को पापा के दिए पैसों के साथ मिलाकर हल 221 प्राप्त किया जा सकता है और इसकी तुलना उपहार के मूल्य के साथ कर धनराशि पर्याप्त है या नहीं पता किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने की यहाँ जरूरत नहीं। एक कच्चे या रफ अनुमान से समय भी बचता है और तुलना करने का काम भी हो जाता है। इसलिए हम परिणाम का निकटतम मान प्राप्त करेंगे। जब भी योग या व्यवकलन की संक्रिया हो तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ 57 छोटी संख्या है। फिर उस संख्या का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। 57 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है। फिर दोनों संख्याओं को इस स्थान तक सन्निकटन कर उन पर संक्रिया करें। 164 का दहाई तक सन्निकटन 160 है और 57 का 60। इनका योग 220 है जो 215 से ज्यादा है, इसलिए उसके पास पर्याप्त धनराशि हो जाएगी। सही हल के पास होने के कारण यह आकलन अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी की मात्रा भी अधिक है। क्या यह सैकड़े या 1000 तक भी आकलन करके काम हो सकता था? विचार करें। नहीं, सैकड़े या 1000 के आकलन में परिशुद्धता कम प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संक्रिया का आकलन कीजिए। 53 गुना 287। गुणा का आकलन करते समय पहले गुणा किए जाने वाली दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। यहाँ 53 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है और 287 में सबसे बड़ा 100 का स्थान है। फिर संबंधित संख्याओं को उनके बड़े स्थानों तक सन्निकटित करें। 53 को दहाई तक सन्निकटित कर 50 यह संख्या प्राप्त होगी और 287 को 100 तक सन्निकटित कर 300 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर सन्निकटित संख्याओं का गुना करें। इससे अनुमानित हल प्राप्त होगा 15,000, जो कि अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता की मात्रा भी अधिक है। आज हमने देखा संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और 1000 तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रिया और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 12,748 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित कीजिए। कई बार यह समझ बन जाती है कि 1000 के स्थान तक पहुंचने के लिए हमेशा इकाई, दहाई और 100 के स्थानों पर 0 रखा जाता है। यह गलत समझ है। सही समझ है अंतिम 3 अंक 748 संख्या बनाते हैं जो 1000 के करीब है, इसलिए इन्हें 0 किया जाता है और 1000 के स्थान के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। यहाँ एक और गलती हो जाती है कि अंतिम 3 अंकों को 0 किया जाता है, लेकिन 1000 के स्थान का अंक 1 से बढ़ाया नहीं जाता। इसी तरह कभी कभी 1000 के स्थान का अंक तो बढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे स्थानों के अंकों को 0 नहीं किया जाता। मिथ्या धारणा 2, 1487 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें। कई बार यह समझ बन जाती है कि
हल प्राप्त करने के लिए पहले निकटतम दहाई में सन्निकटन करें, फिर सैकड़े में, फिर हजार में सन्निकटित करें। यह गलत समझ है। सही समझ है, अगर अंतिम 3 अंक 1 से 499 तक की संख्या बनाते हो तो इन्हें शून्य किया जाता है। इस समझ से 1487 में अंतिम 3 अंक संख्या 487 बनाते हैं, जो शून्य के करीब है। इसलिए इनके स्थानों पर शून्य लिखकर सही जवाब प्राप्त किया जा सकता है 1000। मिथ्या धारणा 3, 81 का निकटतम दहाई तक सन्निकटन क्या होगा? कई बार यह ज्ञात होता है कि इकाई का अंक 5 या इससे ऊपर हो तो दहाई तक सन्निकटन करते समय बाएं तरफ के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। इसका विपरीत मतलब निकालकर यह भी समझा जाता है कि अगर अंक 5 से नीचे हो तो दहाई का अंक 1 से कम किया जाता है। यह एक गलत समझ है। आकलन और सन्निकटन की सही समझ न होने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। सही समझ है, अगर अंक 5 से कम हो तो इकाई का अंक 0 हो जाता है और दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए 80 सही जवाब है। इस वीडियो में आज हमने देखी सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इस वीडियो से हम सीखेंगे रोमन संख्याएं, उनके उपयोग और उनको लिखने के नियम। गणना को व्यक्त करने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत होती है और संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों की। हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों यानी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कर संख्या व्यक्त की जाती है। इसी तरह की और पद्धतियां भी है। आइए इस वीडियो में हम बात करें ऐसी ही एक प्राचीन पद्धति की, जिसका नाम है रोमन संख्यांकों की पद्धति यानी रोमन न्यूमरल्स। आपके पढ़ने और लिखने में रोमन संख्यांक कई बार आए होंगे, जैसे स्कूल की समय सारणी यानी टाइम टेबल में, घड़ियों में, किताबों में, प्रश्न पत्रिका में और कई सारे। आइए इस पद्धति को समझें। रोमन संख्यांक यानी रोमन न्यूमरल्स साधारणतः 7 अलग अलग संकेतों यानी सिंबल्स के प्रयोग से दर्शाए जाते हैं, जो व्यक्त करते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इन संकेतों का प्रयोग करने के कुछ नियम हैं। आइए इन्हें जानें। जितनी बार कोई संकेत दोहराया जाता है, उसका मान उतनी ही बार जोड़ा जाता है। इसी तरह 10 के संकेत को दोहराने से 20 और 30 प्राप्त होते हैं। क्या रोमन संकेतों को कितनी भी बार दोहराया जा सकता है? नहीं। 1, 10, 100 और 1000 के संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराए जाते, जबकि 5, 50 और 500 के संकेत कभी भी दोहराए नहीं जाते। अगर छोटे मान का संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो उनके मान जोड़ दिए जाते हैं, जैसे 5 के साथ 1 जोड़कर 6 और 10, 5 और 1 को जोड़कर 16 ये संख्याएं प्राप्त होती है। इसी तरह अगर छोटे मान का संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान से छोटा मान घटाया जाता है, जैसे 5 से 1 घटाकर 4 और 10 से 1 घटाकर 9 ये संख्याएं प्राप्त होती है। 5, 50 और 500 के संकेत कभी भी बड़े संकेत के बाईं ओर नहीं लिखे जाते, यानी कि इन संकेतों को कभी घटाया नहीं जाता। 1 का संकेत केवल 5 या 10 के संकेत के बाईं ओर ही लिखा जाता है, यानी कि इनसे ही घटाया जा सकता है। इसी तरह 10 का संकेत केवल 50, 100 या 1000 के संकेतों के बाईं ओर ही लिखा जा सकता है, यानी कि इनसे ही घटाया जा सकता है। इस समझ से क्या आप बता सकते हैं कोई रोमन संख्यांक निम्नलिखित प्रकार से क्यों नहीं लिखा जा सकता? प्रयास कीजिए।
जैसा कि हमने पढ़ा, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता, इसलिए ऐसा लिखना गलत होता है। तो इस वीडियो से हमने सीखा रोमन संख्याएं, उनके उपयोग और उनको लिखने के नियम। आज हम देखेंगे रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के उदाहरण। जतिन छुट्टी में दिए होमवर्क पर काम कर रहा था। उसका काम माचिस की तिलियों का उपयोग करते हुए 1 से 10 तक रोमन संख्यांक लिखना था। उसके द्वारा तैयार किए गए इस चार्ट को देखें। क्या उसने सभी रोमन संख्यांक सही बनाए हैं? हम 1, 5 और 10 के संकेत कैसे लिखते हैं यह सीख चुके हैं। 2 के लिए 1 का संकेत 2 बार और 3 के लिए 1 का संकेत 3 बार लिखा जाता है। क्या उसने 4 को सही ढंग से व्यक्त किया है? नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। तो 4 कैसे लिखेंगे? 5 ऋण 1 होते हैं 4, इसलिए 5 के संकेत के बाईं ओर 1 का संकेत व्यक्त करेंगे। ठीक इसी तरह 6, यह संख्या 5 से 1 अधिक है, इसलिए 1 का संकेत 5 के संकेत के दाईं ओर लिखकर व्यक्त करेंगे। इसी तरह यह है 7 और यह है 8। अब 9 को इस प्रकार व्यक्त करना गलत होगा। सही तरीका है 10 से 1 घटाना, इससे यह रोमन संख्यांक प्राप्त होता है। अगला उदाहरण, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में एक शिक्षक ने अपने छात्रों को दी गई संख्यांकों के लिए रोमन संख्यांक लिखने को कहा। क्या आप कोशिश कर सकते हैं? चलिए 14 को रोमन पद्धति में व्यक्त करें। किसी भी संख्या को रोमन पद्धति में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसे अंकों के स्थानीय मानों को योग में व्यक्त करें। फिर हर एक स्थानीय मान को रोमन पद्धति में लिखें और फिर इन्हें साथ रख दें। 39 बराबर 30 धन 9, इसलिए 10 के संकेत को 3 बार दोहराकर 30 और 10 के संकेत के बाईं और 1 का संकेत बनाकर 9 लिखेंगे। फिर इन्हें साथ रख देंगे। 97 बराबर 90 धन 7। ध्यान रखें, 90 बनाने के लिए 3 से अधिक बार 10 नहीं जोड़ सकते। सही तरीका है 100 में से 10 घटाना और 7 को ऐसे लिखेंगे। दोनों मिलकर बन जाएंगे रोमन में 97। 149, 100 धन 40 धन 9। ये रहे रोमन में 100 इस प्रकार, 40 इस प्रकार और 9 इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं, जो मिलकर बनाते हैं रोमन के 149। अगला उदाहरण, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में व्यक्त करें। रोमन के इस संख्यांक को देखें। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में इसे व्यक्त करने के लिए दाएं से बाएं जाएं और नियमों का उपयोग कर संख्या प्राप्त करें। यह संकेत व्यक्त करता है 5। अगला संकेत है 1 का। चूंकि यह संकेत बड़े संकेत के पहले लिखा गया है, इसलिए इस संकेत का मान घटाया जाएगा। दाईं तरफ का अगला संकेत बड़ा संकेत है, तो जोड़ा जाएगा। इससे 54 जवाब प्राप्त होगा। रोमन की इस संख्या को देखें। ये 1 का संकेत है, इसके बाद इससे बड़ा 5 का संकेत है, तो 5 जोड़े जाएंगे। इसके बाद इससे बड़ा 100 का बड़ा संकेत है, इसलिए 100 भी जोड़े जाएंगे। इसके बाद इससे छोटा 10 का संकेत है, इसलिए 10 घटाए जाएंगे। इससे 96 जवाब प्राप्त होगा। आज हमने देखा रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम रोमन संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे रोमन संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। रोमन संख्यांक लिखने के नियम इस प्रकार है। वीडियो रोककर आप इनका पुनः अवलोकन कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 1, 14 को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे? रोमन संख्याओं के नियमों को ठीक से न समझने के कारण 1 के संकेत को 4 बार दोहराया जाता है।
यह एक गलत समझ है। इसी तरह हड़बड़ी में कई बार 14 को 10 अधिक 5 मिलके हुए 15 और इनसे 1 घटाने के लिए 1 का संकेत 10 से पहले लिखा जाता है। ऐसा लिखना गलत होता है। इसी प्रकार संकेत बाएं लिखने से घटाया जाता है और दाएं लिखने से जोड़ा जाता है। इस समझ में उलझन के कारण 1 का संकेत 5 के संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है। यह भी गलत है। सही समझ है 14 यानी 10 धन 4, 10 और 4 के संकेतों का प्रयोग कर इस प्रकार सही जवाब पाया जाता है। मिथ्या धारणा 2, रोमन पद्धति में 99 को कैसे लिखेंगे? 99 बराबर 100 ऋण 1 समझकर कई बार इसको रोमन पद्धति में इस गलत तरीके से व्यक्त किया जाता है। यह समझ सही है कि छोटे संकेतों को बड़े संकेत के बाईं ओर लिखकर बड़े संकेत से घटाने की क्रिया व्यक्त की जाती है, लेकिन यह करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी छोटा संकेत जैसे 1 का उससे बड़े सिर्फ 2 संकेतों जैसे 5 का संकेत और 10 का संकेत इनसे ही घटाया जा सकता है, जबकि इनसे भी बड़े संकेतों जैसे 50, 100 और 500 के संकेतों से नहीं घटाया जा सकता। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्यांक सही प्रकार से व्यक्त किया गया है? ऑप्शन 1 में 10 का रोमन संकेत 4 बार दोहराया गया है, जबकि कोई भी रोमन संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता। यह जानकारी न होने के कारण ऑप्शन 1 को सही मान लिया जाता है, जबकि यह एक गलत जवाब है। इसी तरह 5, 50 और 500 के संकेत कभी भी दोहराए नहीं जाते। यह पता न होने के कारण ऑप्शन 2 सही मान लिया जाता है। यह भी एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि सिर्फ 1, 10, 100 और 1000 के संकेत दोहराए जाते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ 3 बार तक ही दोहराए जा सकते हैं। इस समझ से ऑप्शन 3 सही जवाब है। कई बार सिर्फ संकेतों को देखकर यह तय किया जाता है कि सभी ऑप्शन में रोमन पद्धति के संकेत है, इसलिए सभी ऑप्शन सही है। यह नियमों का उपयोग नहीं किया जाता और ऑप्शन 4 सही मान लिया जाता है। यह भी गलत जवाब है। इस वीडियो में आज हमने देखी रोमन संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर किया।